वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 आर ओ की टेस्ट सीरीज़ में हम हिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है किसान जमींदार और राज्य। 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का टॉपिक है। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह हैं शब्द, ये हैं संबंधित अर्थ। परगना, पेशकश, मिल्कियत, कौन सा जो है सही सम्मिलित है इनमें? परगना जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन, पेशकश मुगल द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट, मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट, मिल्कियत मुगल प्रांतों का प्रशासनिक मंडल। देखिए, जो पेशकश है मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट, ये तो करेक्ट है। परगना जो है वो मुगल प्रांतों का प्रशासनिक मंडल, और मिल्कियत जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन। तो कौन सा करेक्ट है? केवल दो। सभी कहाँ सम्मिलित हैं? देखिए, परगना जो है वो मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल है या मंडल है। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट, मिल्कियत है जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16वीं शताब्दी का वह दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल ने लिखा था? तबकात नासिरी तो मिनाज उस सिराज की है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। इसका उत्तर है आईन अकबरी। ठीक है, अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी। आईन अकबरी जो है वो 16वीं शताब्दी का दस्तावेज है जिसे मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार और लेखक जीवनी लेखक अबुल फजल ने लिखा था। यह अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के प्रशासन, समाज और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। आईन अकबरी में शाही घराने, भू राजस्व, सेना, जाति व्यवस्था और साम्राज्य के विभिन्न धर्मों जैसे विषयों को शामिल किया गया है। इसे मुगल साम्राज्य और उसके प्रशासन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है, आईन अकबरी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, नादिर शाह का आक्रमण, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। तीसरा 1761, नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली पर 1739 में, लूट कर ले गया मयूर सिंहासन। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना 1765। ए का 1, डी का 4। ए का 1, डी का 4, लेकिन बी का है 3 और सी का है 2, तो सी है इसका आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तीसरा 1761। ठीक है, अफगानों ने हराया मराठों को। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना 1765। मुगल साम्राज्य के इतिहास में मुख्य पड़ाव आगे के, मतलब कुछ और भी, जैसे कि हुमायूं के शासनकाल का पहला चरण 1530 से 1540, हुमायूं का सफावी दरबार में शरण लेना 1540-1555, हुमायूं द्वारा सिंहासन प्राप्त करना 1555-1556, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707। जमींदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जमींदार राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे। इनके अपने किले तथा सैनिक होते थे। जमींदारी के कारण गांवों में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। करेक्ट है।
करेक्ट है तीनों। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, जमींदार जो थे वो राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे और इसके बदले इन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन जमींदारों की ताकत का जरिया थे। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी। जमींदार की खरीद फरोख्त से गांव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। मिल्कियत वर्ड के बारे में ऊपर था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, इनमें से कौन सा सही होगा? 17वीं सदी के कृषक आंदोलनों के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय देखरेख की जिम्मेदारी थी। दीवान के ऊपर पूरे राज्य की वित्तीय देखरेख की जिम्मेदारी थी। करेक्ट है, मुगल काल में। देखिए, 17वीं सदी के कृषक आंदोलनों के दमन में जमींदारों ने मुख्य भूमिका नहीं निभाई, ये गलत है। केवल दूसरा वाला ही यहाँ पर सही है। ठीक है, जो सरकारी अधिकारी थे वो शोषण करते थे 17वीं सदी में किसानों का, ना कि जमींदार। सत्रहवीं सदी में जमींदारों को शोषक के रूप में नहीं देखा गया। आमतौर पर राज्य के जो राजस्व अधिकारी थे वो किसानों के गुस्से का शिकार होते थे। इस काल में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला, इसलिए गलत है पहला। दीवान के दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बंजर भूमि, चचर भूमि, पोलज भूमि, पड़ती भूमि। चचर या चाचर? पोलज भूमि इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, यानी खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि हो गई फिर ये। चचर भूमि, यह जमीन 3-4 वर्षों के लिए खाली रहती थी। बंजर भूमि, वह जमीन जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। पड़ती भूमि, खेती के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त भूमि। देखिए, पोलज भूमि के बारे में सही है, चचर भूमि के बारे में सही है, बंजर भूमि के बारे में सही है, लेकिन पड़ती भूमि के बारे में सही नहीं है। पड़ती भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस पर खेती की जाती थी। कुछ समय के लिए खाली इसलिए छोड़ दिया जाता था ताकि इसकी पुनः अपनी जो उर्वरा शक्ति है वो प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अनुपयुक्त भूमि थी ये, गलत है पहला वाला। मुगल कालों में जो भूमि थी या जमीन थी 4 भागों में बटी थी। ठीक है, पड़ती भूमि, पड़ती या पड़ौती, वह भूमि जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह पुनः उर्वर हो सके। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अनुपयुक्त भूमि थी वो। पोलज भूमि से कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। चचर भूमि, यह भूमि 3-4 वर्षों के लिए खाली पड़ी रहती थी। और है बंजर भूमि, बंजर भूमि मतलब वह भूमि जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अमीन प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन सुनिश्चित कराता था। मनसबदारों को नगद तथा जमीन दोनों रूपों में भुगतान किया जाता था। कणकुत तथा भावली फसल के रूप में राजस्व उगाहने के 2 तरीके थे, कौन सा सही है इसमें? देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट है इसका आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। तो अमीन एक राजस्व अधिकारी था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है। मनसबदारी पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से अधिकतर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका स्थानांतरण भी किया जाता था। कणकुत तथा भावली फसल के रूप में राजस्व उगाहने के 2 तरीके थे। इसमें कणकुत का अर्थ अनाज का अंदाजा लगाने तथा भावली का अर्थ बटाई से है। आईन अकबरी के संदर्भ में एक और कथन है, 3 स्टेटमेंट वाला, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? इसे 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया आईन अकबरी को, और अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में की गई। पहली जिल्द में आईन अकबरी के शाही नियम कानून का सारांश राजपत्र के रूप में संकलित किया गया।
देखिए, आईन अकबरी और अकबरनामा जो है ये दोनों ही रचनाएं अबुल फजल की हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो आईन अकबरी इसे 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया, ठीक है। अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में की गई, ये भी ठीक है। पहली नहीं बल्कि तीसरी जिल्द में आईन अकबरी के शाही नियम कानून का सारांश राजपत्र के रूप में संकलित है। यहाँ जो तीसरा वाला है वो गलत है, केवल पहला और दूसरा ही सही है, सी है इसका आंसर। आईन अकबरी को अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 में 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया। अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में हुई। पहली और दूसरी जिल्दों में ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई। तीसरी जिल्द में आईन अकबरी के को शाही नियम कानूनों के सारांश तथा साम्राज्य के जरिए एक राजपत्र के रूप में संकलित किया गया। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जमींदारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से वैध तरीके थे? नई जमीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से खरीदकर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जमींदारी प्राप्त की जा सकती थी नई जमीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से खरीदकर। सारे के सारे करेक्ट एंड डी है इसका आंसर 1 2 3 4। उपरोक्त सभी तरीकों से जमींदारी प्राप्त की जा सकती थी नई जमीनों को खरीद बसाकर, ठीक है, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीदकर। ये वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि जमींदारी खरीदी तथा बेची जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 16वीं तथा 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्रोत है? आईन अकबरी, ठीक है, अबुल फजल की रचना है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 16वीं तथा 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए आईन अकबरी प्रमुख स्रोत है। इसे अबुल फजल ने लिखा है। इसमें खेतों की नियमित जुताई, करों की उगाही, राज्य व जमींदारों के मध्य संबंधों के नियमन आदि से संबंधित राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। मुगल काल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 हैं, इनमें कौन सा सही होगा? महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था। विधवा महिलाएं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थीं। बंगाल में महिला जमींदारी पाई जाती थी और महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। देखिए, महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति थी, ये गलत है ये वाला स्टेटमेंट। बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। अब जहाँ जहाँ 3 होगा उसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, 1 2 और 4। मध्यकाल में बड़े खेतिहर परिवारों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था, तो पहला वाला करेक्ट है। विधवा महिलाएं विशेषकर राजस्थान पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थीं, दूसरा भी ठीक है। हिंदू तथा मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वो स्वायत्त थीं, तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वहाँ पर गलत है। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। यह 18वीं सदी में सबसे बड़ी तथा मशहूर जमींदारियों में से एक थी। राजशाही की जमींदारी जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, कौन सा इसमें गलत है? तिलहनी तथा दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में की जाती थी। मक्का भारत में अंग्रेज लाए। मक्का अफ्रीका स्पेन के रास्ते भारत आया, अंग्रेज नहीं लाए, गलत है। दूसरा वाला गलती ढूंढना है, बी है इसका आंसर। देखिए, तिलहनी तथा दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में की जाती थी, तो पहला वाला सही है। मक्का जो है अफ्रीका तथा स्पेन के रास्ते भारत आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी, तो दूसरा इनकरेक्ट है। मक्का एक खरीफ की फसल है वर्तमान में। मुगलकालीन फसल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी।
सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता था। सही है दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। देखिए, मुगल काल में जहाँ बारिश तथा सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहाँ साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थीं। आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्मों के उत्पादन की जानकारी मिलती है। सर्वोत्तम फसलों के लिए जिन्स ए कामिल शब्द का प्रयोग किया जाता था। गन्ना तथा कपास फसलें इसमें शामिल थीं। क्वेश्चन नंबर 14, तंबाकू के संदर्भ में विचार करेंगे। 3 कथन है। यह पौधा पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया। औरंगजेब ने इसके सेवन पर पाबंदी लगा दी। 17वीं सदी के अंत तक यह व्यापार, खेती और उपयोग की एक मुख्य वस्तु बन गया। ये तंबाकू आज तक बना हुआ है। ठीक है, और कैंसर का कारक भी। तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। ठीक है, औरंगजेब ने नहीं बिकी, बल्कि जहांगीर ने इसके सेवन पर पाबंदी लगा दी थी। बी है इसका आंसर, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी या तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी थी? जहांगीर उसका उत्तर रहेगा हमेशा। स्टेटमेंट बनाकर शाहजहां रख सकता है, यहाँ पर हुमायूं रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। जहांगीर ठीक है। 17वीं सदी के अंत तक यह व्यापार, खेती और उपयोग की एक मुख्य वस्तु बन गया तंबाकू। पहला और तीसरा सी है इसका आंसर। तंबाकू का पौधा सबसे पहले पुर्तगालियों के माध्यम से दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी की शुरुआत में उत्तर भारत लाया गया। 1604 में इसके बाद तंबाकू के प्रयोग में तेजी आई, जिससे चिंतित होकर जहांगीर ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी। 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रहट से सिंचाई का वर्णन मिलता है? रहट से सिंचाई का वर्णन मिलता है बाबरनामा में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। रहट के जरिए सिंचाई किए जाने का वर्णन बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा की बात करें तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा को इस्लामी साहित्य की पहली आत्मकथा माना जाता है। बाबर ने इसे अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा था। तो 2 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर। तुजुक ए बाबरी ही बाबरनामा है, और किस में लिखा? चगताई तुर्की में, बाबर की आत्मकथा। 16, क्वेश्चन नंबर 16 अंतिम प्रश्न है ये इस टॉपिक से। मुगल काल में मुजरियान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? अंग्रेजों के लिए, निम्न जाति वर्ग के लोगों के लिए, जमींदार के लिए, किसान के लिए? मुजरियान, मुगल काल में मुजरियान, मुगल काल में मुजरियान कौन है? किसान। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रेयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। 17वीं सदी के स्रोतों से 2 प्रकार के किसानों का वर्णन मिलता है, खुद काश्त और पाही काश्त। ठीक है, आगे एक और शब्द की उत्पत्ति होती है, काश्तकार। ठीक है, खुदकाश्त वे किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। पाही काश्त वे किसान थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे, अगर करों की शर्तें दूसरे गांव में बेहतर हों तो, और मजबूरन भी बनते थे। ठीक है, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक तंगी के कारण। तो ये कोट कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ऊपर नीचे करके स्टेटमेंट बनाकर कभी पूछ ले। यूपीएससी सिविल सेवा में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 16 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन।